हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ, हॉन्टेड गर्ल्स हॉस्टल। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही। कार के म्यूजिक सिस्टम में मध्यम वॉल्यूम पर मनोहर जी का ये फेवरेट गाना बज रहा था। मनोहर जी अपनी बेटी श्वेता को मुंबई से पुणे उसे उसके हॉस्टल छोड़ने जा रहे थे। ये गाना इस सिचुएशन पर बिल्कुल सही बैठता था। श्वेता के पापा भी साथ साथ गुनगुनाने लगे, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। क्यों, सही है ना बेटा। थोड़ी बहुत परेशानी तो हर जगह होती ही है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते जाना है मेरा शेर बच्चा। जी पापा, बेटा तुमने जो कोर्स चुना तुम्हारा अपना फैसला है। अब अच्छे नंबर भी ले आई तो एडमिशन भी हो गया। मम्मी की बातों का बुरा मत मानना, उनका स्वभाव ही ऐसा है, बिना वजह टेंशन करती रहती है। जी पापा, वो समझ ही नहीं पा रही हैं कि फॉरेंसिक साइंस आखिर है क्या। बस टीवी पर क्राइम पेट्रोल देख देख कर यही सोचती है कि मुझे लाशों के बीच में ही रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, ये मम्मी नाम की चीज होती ही ऐसी है। मैं और तुम इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। वो तो चाहती थी कि ग्रेजुएशन के बाद तुम पीजी करो ही नहीं, जल्दी से तुम्हारी शादी कर दी जाए और जब तक शादी के लिए कोई अच्छा लड़का ना मिले तुम मुंबई में ही कोई जॉब कर लो। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, ऐसा कहा मम्मी ने आपसे? आप उन्हें कह दीजिए मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। पापा, मुझे पीजी करनी ही है, और वो भी पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस से ही, बस चाहे कुछ भी हो जाए। अरे तो मैं कब मना कर रहा हूँ बेटा, चल तो रहे ना हम। अच्छा एक बात बता, तू वहां रह तो लेगी ना हॉस्टल में? नॉट अगेन पापा, अब फिर से मुझे इमोशनल कर रहे हैं आप। बार बार ऐसे पूछेंगे तो मैं रो दूंगी। नहीं नहीं बेटा, बस मन को थोड़ा कड़ा करना पड़ता है, कभी तुझसे दूर रहा नहीं ना, इसलिए दिल कच्चा हो जाता है। अच्छा, अभी तो इतना मोटिवेशनल सॉन्ग गा रहे थे और अब खुद ही दोनों हंसने लगे। पुणे स्थित फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में श्वेता का एडमिशन उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि था। मनोहर जी भी हमेशा उसे प्रोत्साहित कर उसका मनोबल बढ़ाते रहते। पहली बार घर से दूर हॉस्टल में जाकर रहकर पढ़ाई करने वाली थी। माता पिता का थोड़ा चिंतित होना लाजमी था। कॉलेज पहुंचकर श्वेता ने अपने पापा को हॉस्टल की वार्डन से मिलाया। हॉस्टल कॉलेज कैंपस में ही था। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाकर वार्डन मैम ने मनोहर जी को आश्वासन दिया कि अब वह निश्चिंत होकर जा सकते। बाय पापा, मम्मी और सनी को प्यार देना। लव यू एंड टेक केयर। बाय बेटा, लव यू टू। बहुत से फ्रेशर्स उसी दिन पहुंचे थे। उस दिन का रेस्ट देकर अगले दिन फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद से क्लास शुरू हुई। श्वेता ने गौर किया कि यहाँ पढ़ने वालों में लड़कियों का अनुपात कम था। गर्ल्स हॉस्टल में भी अधिकतर कमरे खाली ही थे। श्वेता ने जल्दी ही सहेलियां बना ली, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक ब्रांच में गिनकर कुल 5 लड़कियां ही थी, बाकी सब लड़के थे। उनके सीनियर बैच में भी कुल 4 ही लड़कियां थी। 2 साल का ही तो कोर्स था, मतलब पूरे हॉस्टल में कुल 9 लड़कियां थी। क्लास की समाप्ति के बाद हॉस्टल में सभी सीनियर्स ने फ्रेशर्स को बुलाया। हंसी मजाक के साथ थोड़ी बहुत रैगिंग भी हुई। सीनियर्स ने हॉस्टल के नियमों से सभी को अवगत कराया। फिर कोई ना कोई टास्क दिया। पिछले साल की टॉपर अंजलि ने सभी नई लड़कियों को मोर्चरी में जाकर गाना गाने को कहा। अरे भाई, जब सब्जेक्ट ही लाशों वाला लिया है तो डर कैसा, चलो शुरू हो जाओ। अकेले अकेले जाना है, 5 साथ नहीं जाएंगी, अंजलि ने फरमान सुना दिया। मोर्चरी वो जगह जहाँ शव रखे होते थे। यह जगह गर्ल्स हॉस्टल के बिल्कुल पास वाली बिल्डिंग में थी। श्वेता और उसकी चारों सहेलियां नेहा, रुचि, रजनी और कृतिका हॉस्टल की सीढ़ियां उतरते हुए अंजलि को कोस रही। पता नहीं क्या समझती है खुद को, नेहा ने दांत पीसते हुए कहा। पर यार, इनसे ही काम पड़ेगा सारे साल, जो कह रही है चुपचाप मानते जाओ, कृतिका ने सभी को समझाया। श्वेता की परवरिश ऐसी थी कि उसे डर नहीं लगता था। उसने कहा, गर्ल्स चिल, मैं तो सोच रही हूँ कि गाना कौन सा गाऊंगी। रुचि भी थोड़ा दबंग टाइप की लड़की थी। वह बोली, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। ये कैसा रहेगा? नहीं, मेरा गाना होगा, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के। उसके गुनगुनाने से माहौल थोड़ा लाइट हो गया। कुछ ही देर में वे सब मोर्चरी के बाहर खड़ी थी।
रात हो चुकी थी। झिंगुरों की आवाज आ रही थी। बाहर एक बहुत ही पतला दुबला गार्ड बैठा ऊँघ रहा। भैया, अंजलि दी ने भेजा है, अंदर चले जाएं। ओ भैया, सो रहे हैं क्या? रजनी ने हिलाया तो सभी की चीख निकल गई। वो एक कंकाल था जो छूने से एक तरफ लुढ़क गया। श्वेता को छोड़ सभी लड़कियां चिल्लाती हुई वापस हॉस्टल की सीढ़ियों की तरफ भागी। तभी अंजलि और उसकी सहेलियां हंसती हुई सामने प्रकट हो गई। तुम्हें डर नहीं लगा श्वेता? बड़ी दिलेर बनकर यहीं खड़ी हो, भागी नहीं तुम? डर तो लगा बॉस, पर इस बात का कि ये पीओपी का कंकाल अगर टूट गया होगा तो फाइन हमें भरना पड़ेगा, श्वेता ने रुआंसी होते हुए कहा। भाई दिल जीत लिया श्वेता तुमने तो, क्या डेयरिंग टाइप की लड़की हो तुम तो, अंजलि ताली बजाते हुए बोली। और तुम सब ऐसे पढ़ोगी क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक? अरे जिगर होना चाहिए यह सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, इसलिए तो कम ही लड़कियां आती है यहाँ। और वो पीओपी वाला कंकाल है, लैब में उठाकर रख देना। गार्ड छोटेलाल आज छुट्टी पर है। इसके बाद दोनों सीनियर जूनियर में दोस्ती हो गई। हॉस्टल में 15 कमरे थे, जिनमें से 6 कमरे ही इस्तेमाल होते थे। 2-2 लड़कियां हर कमरे में, एक में वार्डन। एक लड़की को बिना शेयरिंग वाला कमरा अलॉट हुआ था, वो थी श्वेता। उसे अकेले कमरे में रहने से कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा हॉस्टल में डाइनिंग रूम, लाइब्रेरी, कॉमन रूम, किचन सभी कुछ था। कॉलेज से फ्री होकर ये 9 लड़कियां खूब धमाल चौकड़ी मचाती। वार्डन मैम बीच बीच में टोकने आ जाती थी। एक शाम अंजलि ने सबको हॉस्टल की लाइब्रेरी में बुलाया और एक किताब दिखाई जिस पर लिखा था, कमजोर दिल वाले अकेले में नहीं पढ़े। सभी को बड़ी उत्सुकता हुई कि भला इस किताब में ऐसा क्या है। अंजलि ने पढ़ना शुरू किया, बाकी सब पास में बैठ गई। इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो दिलचस्पी बढ़ती ही जाएगी, आसपास की रूहानी ताकतें हरकत में आ जाएगी। आप चाहें तो उनसे बात कर सकेंगे। ओह माय गॉड, क्या है ये? आगे पढ़ूं? पढ़। आत्माओं से बात करने के लिए आपको मानसिक रूप से तनाव रहित होना होगा। यह आपको डराएंगी, पर आपको विचलित नहीं होना है। ईश्वर का नाम जपकर इन्हें भगाने की कोशिश नहीं करें, वरना कुछ अतृप्त आत्माएं और उग्र हो जाएंगी। और इनका नाम भी न पुकारें, इससे इनको शक्ति मिलती है और यह उसी शरीर में घुस जाती है। बाप रे, आत्माएं अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी, यह आपकी किस्मत है। आपको एक सफेद कागज पर एक सिक्का रखना होगा, आत्माओं का आह्वान करना होगा। कुछ देर बाद सिक्का हिलने लगेगा, तब वह आत्मा उसमें प्रवेश कर चुकी होगी। सफेद कागज पर एक तरफ ABCD लिखना और एक तरफ 1 to 10 लिखना। सिक्के में घुसी आत्मा अक्षर अक्षर जोड़कर आपको जवाब देगी। इसके बाद आप उसको वापस लौट जाने को कहेंगे, लेकिन वो उस पर निर्भर है कि वो जाती है या नहीं। पढ़कर अंजलि ने किताब बंद कर दी। यार, यह तो बहुत डरावनी है। चलो बुलाते हैं ना आत्माएं, यह भी हमारे डर को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग का ही पार्ट होगा, श्वेता ने कहा। सब श्वेता की बात मानकर एक लॉन्ग टेबल पर आकर बैठ गए। सफेद कागज पर एक तरफ ABCD लिखा गया, एक तरफ 1 to 10। सभी लड़कियां मन में आत्मा का आह्वान करने लगी। तभी तेज हवाएं चलने लगी। लाइब्रेरी की खिड़कियों के दरवाजे भाड़ भाड़ की आवाज के साथ बजने लगे। कुछ देर में लाइट भी चली गई। सभी लड़कियों को डर लग रहा था। पेपर पर रखा सिक्का हिलने लगा। कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। सिक्के ने चल चल कर अपने नाम की स्पेलिंग बताई, MANJRI, मंजरी। ओह अच्छा, अंजलि ने कहा। अपना नाम सुनते ही सिक्का हवा में उछला और गिर गया। तभी सबने गौर किया कि अंजलि की मुस्कान कुटिल हो गई और आंखें विस्तृत। आवाज भी बिल्कुल बदल गई। क्यों बुलाया मुझे? अंजलि ने अपने बाल खोल दिए। अंधेरे कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लड़कियों की घिघी बंद गई। यहाँ जीने नहीं दिया और अब मर गई तो वहां से भी बुला लिया। कमरे में अंधेरा था। श्वेता को लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, शायद कोई सहेली होगी। अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। कैसे हुई मृत्यु? श्वेता ने पूछा। 3 लोगों ने मेरी जान ले ली। मैं जीना चाहती थी, उसी का बदला लेना चाहती हूँ। अंजलि को तो छोड़ दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सभी लड़कियां लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। सभी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी वार्डन मैम ने दरवाजा खोला। क्या शोर मचा रखा है? चलो अपने अपने कमरों में। उनके साथ छोटेलाल भी था। छोटेलाल, तुम ताला लगाओ लाइब्रेरी को। अचानक अंजलि नॉर्मल हो गई। सब लड़कियां चुपचाप लाइब्रेरी से बाहर चली गई। अच्छा, तो यह सब अंजलि का झूठा ड्रामा था? ये भी कोई तरीका है? सभी जूनियर्स अब अंजलि से नाराज थे, लेकिन श्वेता को यकीन था कि सचमुच कोई आत्मा थी वहां। अपने कमरे में आने के बाद उसने देखा कि उसके हाथ में खून लगा हुआ था और वो सिक्का भी उसके हाथ में था, जिसे अंधेरे में किसी ने उसे पकड़ाया था। थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने की होल से झांक कर देखा, अंजलि थी। श्वेता ने दरवाजा खोल दिया। अंजलि अंदर आ गई। तुमने अच्छा नहीं किया अंजलि, आज के बाद कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, श्वेता ने नाराजगी जताई।
मेरी बात सुनो श्वेता, मैंने तो जो नाटक किया सो किया, लेकिन मैंने सच में अनुभव किया, कोई तो था वहां। इनफ अंजलि, इनफ, और कोई ड्रामा नहीं। नहीं, सच में, तुम्हारी कसम श्वेता, तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम डरपोक नहीं हो, निडर हो। जब मैं अपने रूम में गई तो मैंने देखा मेरे हाथों पर खून लगा हुआ था, और ये देखो गर्दन पर नील, ये तो पहले नहीं था। अंजलि रहस्यमयी तरीके से सारी बातें बता रही थी। हाँ, सच कहूँ तो मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हुआ, मेरे हाथों पर भी खून लगा हुआ था। दोनों पलंग पर बैठी हुई थी कि उन्होंने देखा कि कमरे की लाइट जलने बुझने लगी और पास लगी सीनरी से खून टपकने लगा। दोनों एक दूसरे से सटकर बैठ गई, माथे पर पसीना आने लगा। फिर श्वेता ने हुम करी, उठकर एक कपड़े से खून साफ किया। पर यह क्या, साफ करने के बाद सीनरी ही बदल गई। वहां पर एक लड़की की तस्वीर बन गई। वह जल्दी से वहां से हट गई। एक घुटी घुटी सी चीख उसके मुंह से निकल गई। अंजलि को भी डर लग रहा था। दोनों बाथरूम में घुस गई। पसीने छूट रहे थे। चेहरा धोने के लिए जैसे ही वॉश बेसिन का नल खोला, पानी की जगह खून गिरने लगा और शीशे पर अपने आप खून से सने अक्षर उभरने लगे। मुझे न्याय चाहिए, मेरी मदद करो। अंजलि ने पूछा, कौन हो तुम? MANJRI, मंजरी, अक्षर उभरने लगे। दोनों डरकर बाथरूम से बाहर आ गई। बाहर कुत्तों के भयानक रूप से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। जोर से आंधी चल रही थी। भयावह वातावरण बना हुआ था। अंजलि, हमें इससे पूछना चाहिए कि ये हमसे क्या चाहती है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है श्वेता, तुम ही पूछो। बताओ मंजरी, हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? सामने लगी तस्वीर में से आवाज आने लगी। यूं लगा जैसे तस्वीर में उभर आई लड़की कुछ बोल रही है। तुम्हारे कॉलेज की मॉर्चरी में मेरा शव पड़ा है। सबने मेरी मृत्यु को आत्महत्या मान लिया है, जबकि मेरी मृत्यु जहर देने से हुई है। मेरे पति और उनके माता पिता ने मुझे जहर देकर मेरी हत्या कर दी। उसके बाद शव को फांसी पर लटका दिया। अंजलि और श्वेता स्तब्ध रह गई। वे सांस रोककर सुनती रही। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मृत शरीर की सही जांच करवाओ और इस सच को उजागर करो और उन दरिंदों को सजा दिलवाओ। हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, श्वेता ने उसे आश्वस्त किया। तभी खन्न की आवाज के साथ श्वेता के हाथ से सिक्का गिर गया और तस्वीर पहले जैसी हो गई। तभी उसने देखा कि अंजलि वहां नहीं थी। तो क्या वह सपना देख रही थी? नहीं, सब सच था। वह सुबह अंजलि से पूछेगी। सर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए कुछ देर के लिए वह सो गई। अगले दिन अंजलि उसके पास आई और सारा अनुभव सुनाया कि कैसे मंजरी ने उससे न्याय मांगा। और यह भी रात को श्वेता उसके कमरे में आई थी। मैं आई थी? अंजलि, तुम आई थी मेरे कमरे में, श्वेता ने जोर देकर कहा। इसका मतलब मंजरी हम दोनों से मदद चाहती है। दोनों ने जाकर कॉलेज के डीन से मंजरी के मृत शरीर की दोबारा से फॉरेंसिक जांच करने के लिए आग्रह किया। सर ने उनकी बात मान ली। दोबारा जांच में जहर के ट्रेसेस पाए गए। अंजलि और श्वेता ने मिलकर रिपोर्ट तैयारी करी और क्राइम ब्रांच को भेजी। दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मंजरी के साथ न्याय हुआ। वह फिर कभी किसी को डराने नहीं आई। अगले दिन संडे था। अंजलि और श्वेता ने सहेलियों के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया। ट्रैवलर टैक्सी कर ली थी। गाना चल रहा था, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। सभी सहेलियां साथ में गुनगुना रही थी।